हेलो एवरीवन, मैं राहुल। तो मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आपकी जो केस है मेरे पास वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा वजीज़ हाजी मोहम्मद ईसा। सो दिस केस इज़ रिलेटेड टू द नोटिस, ओके, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। Basically constructive notice is like we find the constructive notice in this section 3, okay, illustration 2 of the TPA. So basically let's start the case. So अब हम इसके फैक्ट स्टार्ट करते हैं। फैक्ट पहले इसके इस तरह से हैं कि अपना जो प्लेंटिफ है, ठीक है, वो एक टेनेंट है, ओके, टेनेंट इन अ बिल्डिंग। द ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग इज मिस्टर ईसा, ओके, ओनर वाज, ओके, ही सोल्ड इट लेटर। सो इसमें हुआ क्या कि जो प्रॉपर्टी है वो मिस्टर ईसा की है और उसमें टेनेंट है आपका मुस्तफ़ा जी। तो इसमें हुआ क्या, 1972 में जो अपने मिस्टर ईसा थे, इनको पैसों की ज़रूरत थी, तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। तो उन्होंने ये डिज़ायर जो अपनी एक्सप्रेस की वो मिस्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा को की। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि ठीक है भैया, हम ले लेंगे, थोड़ा नेगोशिएशन कर लेते हैं, 20,000 में फिक्स कर दिया उन्होंने कि हम लेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि मिस्टर ईसा जो थे, इनको पैसों की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इन्होंने कहा कि मुझे दे दो पैसे फ़िलहाल के लिए 7,000 रुपये, और मैं तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट कर लूँगा जिसमें कि ये होगा कि मैं वो ये जो हमारा हाउस है, जो मेरा हाउस है, मैं किसी और को नहीं बेचूंगा, तुम्हें बेचूंगा, तुम मुझे एडवांस पे कर दो 7,000। तो ये 7,000 पे करने के बाद उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम बेचेंगे, और जब भी आपके पास जो पैसे होंगे सफिशेंट आपका अमाउंट हो जाएगा तो आप टोटल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपन कि अभी ये 1972 की बात है। 1973 में जो होता है, इन्होंने कहा कि 1973 की जनवरी में आप क्या कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन 1972 की जनवरी में जब बात होती है, मतलब 1973 की जब जनवरी आती है, तो जो अपने ईसा जी हैं, मिस्टर ईसा डिफेंडेंट, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं सेल डीड साइन करने के लिए, ठीक है। तो वो सेल डीड इसलिए साइन करने मना कर देते हैं, और इसके बाद जो प्लेंटिफ है उनको ये पता चलता है कि इन्होंने, जो हमारे डिफेंडेंट है, उन्होंने ये पहले ही लैंड किसी को बेच दिया है, जो कि हमारे डिफेंडेंट 2 और डिफेंडेंट 3 है। मिस्टर डिफेंडेंट 2 और डिफेंडेंट 3 जो एक्चुअली में एक माइनर थे, ठीक है, लेकिन उनके फादर ने उनके बिहाफ पर ये साइन किया है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब देखो, तो अब उन्होंने कहा, जो हमारे प्लेंटिव है, उन्होंने कहा कि ये जो आपका जो सेल डीड है दैट इज़ नॉट वैलिड बिकॉज आई हैव ऑलरेडी साइंड एन एग्रीमेंट विद मिस्टर ईसा दैट ही विल सेल द हाउस टू मी आफ्टर लाइक व्हेन आई हैव द सफिशिएंट फंड। लेकिन उन्होंने पहले भेज दिया 24,000 के लिए, तो उनको थोड़ा ज़्यादा पैसे मिले थे शायद, इसलिए भेज दिया उन्होंने, थोड़ा लालची भी रहे होंगे आई गेस, पता नहीं अभी तो। सो देन इसके बाद ये जाता है कोर्ट, दोनों जाते हैं कोर्ट। इसमें जाते हैं तो कोर्ट में जो फैसला आता है वो पहले यहाँ पर सुना दिया जाता है। तो यहाँ पर कोर्ट जो कहती है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन आता है पहला कि जो एग्रीमेंट था पहला वाला, जो मिस्टर ईसा और मिस्टर मुस्तफ़ा के बीच में साइन हुआ था, क्या वो वैलिड था, वो सही था या फोर्स डॉक्यूमेंट था। दूसरा था कि जब साइन हुआ था, ठीक है, जब एक्चुअल सेल हुई, दूसरी वाली जो डिफेंडेंट 2 और डिफेंडेंट 3 के 24,000 के लिए सेल हुई, तो क्या वो जो सेल थी दैट सेल इज़ वैलिड, ओके, बिकॉज देयर वाज नो नोटिस, ओके, दैट इज़ द थिंग कि नोटिस वहाँ पर नहीं था। नोटिस ऑफ व्हाट, नोटिस ऑफ पोजीशन बाय मिस्टर ईसा ऑफ द लैंड, ओके। सो ये दो क्वेश्चन आए। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो जजमेंट दी उसमें कहा उन्होंने कि देखो, पहली बात है कि जजमेंट डॉक्यूमेंट नहीं था आपका जो पहली बार साइन हुआ था 7,000 वाला, जिसमें कि हम 7,000 पे करेंगे और आप बाद में हमें 20,000 होने पर आप ले सकते हैं प्रॉपर्टी, तो वो जेन्युइन नहीं था।
दूसरा उन्होंने कहा कि जो सेल डीड थी जो बाद में हुई थी एग्जीक्यूट डिफेंडेंट 2 और डिफेंडेंट 3 के साथ में मिस्टर ईसा की, वो क्या थी, सही थी, ठीक है। जो उसका फुल कंसिडरेशन के लिए थे वो वैलिड थी, ओके। और डिफेंडेंट 2 और डिफेंडेंट 3 जो थे वो बोनाफाइड परचेजर थे ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट एनी नोटिस ऑफ सेट एग्रीमेंट। तो इसके बाद अपील जाती है आगे। तो अपील में 2 क्वेश्चन एड्रेस होने हैं। पहला क्वेश्चन है वेदर द डॉक्यूमेंट वाज जेन्युइन और नॉट, एंड सेकंड क्वेश्चन वाज वेदर द डिफेंडेंट 2 एंड डिफेंडेंट 1 defendant 2 and defendant 3 are the bona fide purchaser for the value without notice of the bayana aforesaid. So पहला क्वेश्चन जब एड्रेस होता है कि whether the agreement was valid or not, so this agreement was seen by the court like कि इसमें क्या हुआ। so in this agreement पहली बात उन्होंने देखा कि अगर if agreement अगर वैलिड था, ठीक है, तो इसका मतलब है पोजीशन शिफ्ट होनी चाहिए थी, ओके। मिस्टर ईसा से मिस्टर हाजी की तरफ होनी चाहिए थी, ओके। मोहम्मद हाजी जो क्या भी नाम था, मतलब कि जो डिफेंडेंट से प्लेंटिफ की तरफ होनी चाहिए थी अगर ये एग्रीमेंट वैलिड होता, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि पोजीशन हम उसी टाइम शिफ्ट कर देंगे। लेकिन कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि देखो अगर वो हो चुका होता तो उसके बाद जो रेजिडेंट थे, ठीक है, पहली बात कि उसकी टोटल प्रॉपर्टी उसके पास पोजीशन में नहीं थी। वो रेजिडेंट जो था वो 1/7 पार्ट पर था, उसके साथ 7 और लोग रहते थे, जो प्लेंटिफ के साथ 6 और लोग रहते थे, टोटल 7 हो गए। तो इसलिए वो 1/7 पार्ट पे रेजिडेंट था, मतलब 1/7 पार्ट का रेजिडेंट था, उसके पास 1/7 पार्ट का पोजीशन था। दूसरा, अगर उसके पास होल बिल्डिंग का पोजीशन आ जाता और वो नहीं ऑक्यूपाई करना चाहता पूरी बिल्डिंग को, फिर भी वो जो टेनेंट थे उनसे वो किराया लेता ना, उनसे वो रेंट लेता। और रेंट क्या, उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि जिसमें कि उसे रेंट देना पड़े, मतलब वो रेंट लेने नहीं गया, ओके। तो ये नॉर्मल कंडक्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल कंडक्ट। इफ़ यू आर अ ओनर ऑफ अ बिल्डिंग यू विल गो एंड कलेक्ट द रेंट, ओके। इसके अलावा जो विटनेसेस थे, वहाँ पर 2 विटनेसेस बुलाए गए, उसमें से एक डॉक्टर था। तो उन्होंने कहा कि हमने जो मैट दिया वो मिस्टर ईसा को दिया, ठीक है, और बाद में दिया डिफेंडेंट और डिफेंडेंट 2 और डिफेंडेंट 3 को दिया, ठीक है, हमने ये किसी और को नहीं दिया। मतलब कि मिस्टर जो मोहम्मद जो हमारे जो इसमें जो प्लेंटिफ है उसको नहीं दिया, उन्होंने डिफेंडेंट को ही दिया था, ठीक है। इसके साथ साथ रेंट रिसिप्ट थी, उसमें जो नाम था वो डिफेंडेंट 2 और डिफेंडेंट 3 का था, ओके, ठीक है, नॉट ऑफ प्लेंटिफ। तो इसलिए ये पता चला कि यहाँ पर कोई ये जो पहला जो डॉक्यूमेंट था वो वैलिड नहीं था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था जिसमें कि जो प्लेंटिफ था उसे एक्चुअल पोजीशन दिया गया हो। सेकंड पॉइंट यहाँ पे एड्रेस हुआ है कि क्या वेदर दिस, ओके। तो दूसरा यहाँ पे पॉइंट जो एड्रेस हुआ है कि जो डिफेंडेंट 2 और डिफेंडेंट 3 थे, क्या वो बोनाफाइड परचेजर थे बिल्डिंग के विदाउट नोटिस ऑफ द बयाना, ओके, बयानानामा। तो इसमें हमने 2-3 क्वेश्चन देखे, ठीक है। पहली बात, ये जो बिल्डिंग थी, ठीक है, वो वेंडर की एक्चुअल पोजीशन में नहीं थी, ठीक है, वेंडर माने जो हमारे प्लेंटिफ है उसके एक्चुअल पोजीशन में नहीं थी, ठीक है। वहाँ पर 6 और लोग थे, मतलब टोटल मिला के 7 लोग थे, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर जो ड्यूटी थी वो परचेजर की थी, जो परचेज कर रहा था डिफेंडेंट 2 और डिफेंडेंट 3, यानी उसका फादर उनके बिहाफ पर था। तो परचेजर की ड्यूटी थी कि वो इंक्वायरी करे कि जो बिल्डिंग है, ठीक है, उस पर किसका पोजीशन है, ओके। इसके बाद ये यहाँ पर देखा गया कि जो पोजीशन ऑफ ओके, तो इसमें यहाँ पे देखा गया कि अगर जो यहाँ पर प्लेंटिफ है वो 1/7 पार्ट में रहता है, ठीक है, तो अगर आप 1/7 पार्ट की इंक्वायरी करोगे या फिर आप 2/7 की कर दोगे या फिर आप आधी बिल्डिंग की इंक्वायरी कर दोगे, तो क्या वो सफिशिएंट होगा? मतलब कि क्या 1/7 पार्ट सफिशिएंट माना जाएगा इंक्वायरी के लिए? अगर आपको किसी, जैसे सपोज देयर आर 7 टेनेंट्स, ओके, अगर आपको पता है 7 टेनेंट्स, तो हर किसी के पास जाके पूछोगे कि आपको हर किसी का पता होना चाहिए कि यहाँ पर ए रहता है, यहाँ पर बी रहता है, यहाँ पर सी रहता है, यहाँ पर डी रहता है, या ये ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। या फिर आप ये बस ये पता होना चाहिए कि हाँ इसमें इतने लोग हैं अभी टेनेंट के रूप में, ओके। तो सिंस डिफेंडेंट 2 and 3 परचेज द प्रॉपर्टी विदाउट इंक्वायरी ऑफ सेड बीनामा, दे आर नॉट द बोनाफाइड परचेजर विदाउट द नोटिस। तो यहाँ पर ये कहा गया
काउंसिल के द्वारा जो प्लेंटिफ की थी कि यहाँ पर डिपेंडेंट 2-3 ने ये परचेज़ की प्रॉपर्टी बिना इंक्वायरी किए कि यहाँ पर जो बयाना दिया गया है पहले, ठीक है, और यहाँ पर जो पोजीशन है वो प्लेंटिफ के पास है, तो ये जो है आपका वो ये बोनाफाइड परचेजर्स नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे प्लेंटिफ की काउंसिल है उन्होंने डिफरेंस दिया केसेस का। यहाँ पर 3-4 केसेस हैं, ठीक है। पहला केस था बालाचंद महतो वर्सेस बालुके सिंह, दूसरा था रामकृष्ण सिंह वर्सेस महादेवी हलवाई, और तीसरा था बसुद्दीन खान वर्सेस गुरदर्शन दास 1970 क्रॉनिकल वाइज। सो इसमें इन्होंने ये तीनों केस को साइट किया। उन्होंने कहा कि देखो जज साहब, ऐसी बात है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ना, ये हमेशा प्लेंटिफ की भलाई के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें प्लेंटिफ को हमेशा रिलीफ मिलता है। ओके, और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी गा दिया सेक्शन 3 का इलस्ट्रेशन 2, जिसमें उन्होंने कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात की। उन्होंने कहा एनी पर्सन एक्वायरिंग एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी शेयर और इंटरेस्ट इन एनी सच ए प्रॉपर्टी shall be deemed to have notice of the title of any person who is for the time being in the actual possession of the property। माने कि अगर कोई पर्सन ए अगर वो एक्स कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसे एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस होना चाहिए कि उस एक्स प्रॉपर्टी में पर एक्चुअल पोजीशन किसका है, हु इज एक्वायरिंग दिस प्रॉपर्टी राइट नाउ, हु इज इन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये सेक्शन 3 उन्होंने पढ़ा। उन्होंने कहा कि साहब ये हमने ये बता दिया आपको ऐसा ऐसा है, तो आप इन तीनों के इसको रेफरेंस में लो और हमारे जो प्लेंटिव है मौके उनको थोड़ा रिलीफ दो। ओके, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये नहीं हो सकता, दिस इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि यहाँ पर फैक्ट और सर्कमस्टांसेस एकदम अलग हैं। कैसे अलग हैं? पहली बात, जो यहाँ पर एक्सक्लूसिव पोजीशन नहीं है यहाँ पर प्लेंटिफ का। प्लेंटिफ इज़ ओनली 1 among 7 टेनेंट्स। ओके, मतलब उसके साथ 6 लोग और हैं, तो वो अगर सब एक्सक्लूसिव पोजीशन नहीं है जैसे कि वो 3 केसेस में था, इसमें एक्चुअल पोजीशन नहीं है, ठीक है। इसमें कोई एविडेंस नहीं है। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि प्लेंटिफ जो है वो बाकी लोगों से ज़्यादा टाइम के लिए रहा था, या कोई एविडेंस नहीं है कि उसने एक्स्ट्रा रेंट पे किया था, मतलब कि सेम ही रेंट पे कर रहा था जैसे बाकी लोग पे कर रहे थे। ओके, तो जो यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन अप्लाई हुआ है इन तीनों केसेस पे, उस डॉक्ट्रिन को कहते हैं डॉक्ट्रिन लेड डाउन इन डेनियल वर्सेस डेविसन 1809 में। सेम ही डॉक्ट्रिन अप्लाई हुआ था कि जहाँ पर अगर आप के पास एक्चुअल पोजीशन है और आपके पास नोटिस नहीं लिया है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे प्लेंटिफ को रिलीफ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रीड करता हूँ, द डॉक्ट्रिन ऑफ डेनियल वर्सेस डेविसन। तो यहाँ पर जो ये डेनियल वर्सेस डेविसन वाला डॉक्ट्रिन था वो कोर्ट ने हरिचरण कौर वर्सेस जो कौला राय वाले केस में भी अप्लाई किया था। उसमें तो ये साइट किया था कोर्ट ने, द डॉक्ट्रिन ऑफ डेनियल वर्सेस डेविसन डजंट अप्लाई टू द केस वेयर पोजीशन वेयर द पर्सन who had the contract to purchase in his pocket was a position of the entire property sold to another but a small portion of it। okay, तो यहाँ पर सेम ही चीज़ थी, मतलब जैसे ऊपर वाला केस था वैसे ही सेम केस था। उसमें उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट था परचेज करने का, ठीक है। ओके, प्लेंटिफ के पास में, लेकिन जो एक स्मॉल पोर्शन को एक्वायर करता था, एक एक्स्ट्रा स्मॉल पोर्शन पर क्या था उसका पोजीशन था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या करेगा, मतलब पूरी प्रॉपर्टी पर अपना वो बता सकता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी मुझे आनी चाहिए। ओके, तो इसके साथ साथ जो ये था केशव मुल्ला अग्रवाल वर्सेस राजेंद्र प्रसाद 1968 का केस था, उसमें तो यहाँ पर क्या था, ये केस इस केस में जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया उसने देखा कि यहाँ पर जो हाउस था, ठीक है, उसमें जो थे ओनर थे वो भी उसको एक्वायर करते, मतलब वो भी उसमें रहते थे। ओके, तो अगर देखो इस वाले केस में साइड किया गया, अगर जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, सपोज उसमें ओनर भी एक पोर्शन पे रहता है, ठीक है, इफ़ ही इज सेलिंग द प्रॉपर्टी देन ही इज एक्चुअली पोजेसिंग द प्रॉपर्टी। ओके, तो अगर वो एक्स प्रॉपर्टी को वाई को ए को सेल करता है, ठीक है, तो एक्स प्रॉपर्टी को ए को सेल करता है और यहाँ पर खुद रहता है, तो ही नीड नॉट टू गिव द अकाउंट ऑफ एवरी टेनेंट रिजाइडिंग इन दैट बिल्डिंग। ओके, ठीक है। सो फर्दर इसमें इस केस में ये बात हुई कि इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो क्या है, मतलब कि यहाँ पे किसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा। तो जो बर्डन है, ठीक है, पहली बात तो परचेजर पे लाई करता है कि उसने क्या नोटिस लिया था, मतलब जो भी वहाँ पर एक्चुअल पोजीशन जिसके पास है क्या उसने उसका नोटिस लिया था।
तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है, मतलब इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। और ये वाला जो आपका बर्डन ऑफ प्रूफ है, ठीक है, वो बहुत लाइट है, मतलब ये शिफ्ट हो जाता है बहुत आसानी से। यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जैसे सपोज एक्स गया, ठीक है, प्रॉपर्टी लेने के लिए कोई भी, ठीक है, उसने नोटिस नहीं लिया बट उसने कह दिया कि मैंने नोटिस लिया है, ठीक है, तो फिर उसे प्रूफ करना पड़ेगा मैंने नोटिस लिया है। लेकिन उसने मना कर दिया, तो मतलब सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया कि इसने नोटिस नहीं लिया, तो फिर ये उसको प्रूफ करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को कि इसने नोटिस नहीं लिया। तो ये बहुत ही मतलब ईजिली शिफ्ट हो जाता है। तो रामेश्वर सिंह वर्सेस हरिनारायण सिंह में भी सेम ही चीज़ साइट की थी कि मतलब कि यहाँ पर जो नोटिस जो लेना है वो परचेजर को लेना है, ना कि जो मतलब बायर को लेना है, ना कि सेलर को लेना है यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है। ओके, सो दैट वाज द केस। बस इसमें सेम चीज़ होगी, ख़त्म। बाकी डिसीजन आया और डिसीजन में यही था कि डिफेंडेंट टू जो 2 और 3 थे, ठीक है, उनको कोई नॉलेज नहीं थी पिछले कॉन्ट्रैक्ट की। ओके, और वो पहला कॉन्ट्रैक्ट जो था वो वैसे भी वैलिड नहीं था, वो कहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जो डिसीजन स्टार्ट हुआ यहाँ से, ओके, तो डिसीजन यहाँ से स्टार्ट हुआ। देखो, डिफेंडेंट को पहली बात की कोई नॉलेज नहीं थी, ऐसा कोई एग्रीमेंट था, ठीक है, ओके, इसलिए वो इससे कोई बाउंड नहीं है कि मतलब उनको मतलब कि वो जब एग्रीमेंट उनको पता नहीं था उसके बारे में, तो उससे कोई बाउंडेड नहीं है कि उनको उसकी वजह से स्पेशल परफॉर्मेंस कुछ करनी पड़ेगी उस एग्रीमेंट की, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है कि जो बोनाफाइड परचेजर है विदाउट नोटिस, ओके, और दे आर नॉट बाउंड बाय एनी प्रायर एग्रीमेंट बिटवीन दिस वेंडर एंड द प्लेंटिफ। ओके, सेकेंडली जो अपना प्लेंटिफ है ही कैन नॉट क्लेम रिफंड, क्योंकि उसका जो फॉर इज कंसिडरेशन नहीं, क्योंकि वो प्रूफ ही नहीं हो पाया कि दैट द एग्रीमेंट वाज जेन्युइन एंड वैलिड। ओके, एंड दैट डील वाज डिसमिस्ड। थैंक यू वेरी मच।